कहानी की शुरुआत होती है एक शांत रात से, जब एक पुलिस ऑफिसर जेफरी अपनी रेगुलर नाइट ड्यूटी कर रहा था। तभी दो जवान लड़के रायन और केविन उसके पास आए। दरअसल जेफरी ने ही रायन और केविन को यहाँ बुलाया था एक दुकान लूटने के लिए। उसके पास एक नक्शा भी था जिसमें वहाँ की लोकेशन थी। रायन, जो कि कोई भी ताला खोलने में माहिर था, बिना किसी दिक्कत के दुकान के अंदर घुस गया। फिर उसने जेफरी के दिए हुए उस नक्शे के हिसाब से दीवार के पीछे छुपा हुआ एक सेफ तोड़ दिया। सेफ खोलते ही अंदर उसे ढेर सारा कैश दिखाई दिया, लेकिन उस तिजोरी के अंदर मोशन सेंसर अलार्म भी था जो अब एक्टिवेट हो चुका था, जिसके बाद तुरंत पुलिस तक इस चोरी की खबर पहुंच गई। इसी वजह से अरेस्ट ऑर्डर आने में भी देर नहीं लगी। जेफरी ने तुरंत ऑर्डर्स को फॉलो किया क्योंकि वो चाहता था कि मौका वारदात पर कोई उससे पहले न पहुंच जाए। वहां आते ही उसने सबसे पहले अपनी ही गाड़ी पर 2 गोलियां चलाई। इसी दौरान केविन अचानक से दुकान से निकला और ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया। इससे पहले कि केविन कुछ भी समझ पाता, अचानक से जेफरी ने केविन को गोली मार दी। इसके बाद जेफरी ने जिस बंदूक से अपनी गाड़ी पर गोलियां चलाई थी वो उसने केविन के पास रख दी और उस पर केविन के फिंगरप्रिंट भी ले लिए, ताकि ये साबित हो जाए कि जेफरी ने अपने बचाव में गोली चलाई थी और उसका मकसद केविन को मारने का नहीं था। रायन जैसे ही बाहर आया तो वो बहुत गुस्से में था और वो उस पुलिस वाले जेफरी को गालियां देने लगा, लेकिन जेफरी ने उसे बंदूक के दम पर दीवार से चिपका दिया और धमकी दी कि अगर कुछ भी बकवास की ना तो तेरी बीवी और बच्चे को मार दूंगा, समझा। अपने परिवार को खोने के डर से रायन चुप हो गया और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने सारे आरोप अपने ऊपर ले लिए। 10 साल बीत गए। रायन ने अपनी जेल की सारी सजा काट ली थी। जेल से निकलते ही उसका पुराना दोस्त फ्रैंक बाहर उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक ने रायन की हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ बातें कही और फिर रायन को फिर से ताले तोड़ने की अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। रायन थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि जेल जाने की वजह से उसका लॉकस्मिथ का लाइसेंस रद्द हो गया था, लेकिन फ्रैंक ने उसके लिए पूरी दुकान एकदम रेडी कर रखी थी, उसकी दुकान से लेकर गाड़ी तक। और रायन ने झिझकते हुए काम शुरू कर दिया। पहले वो ताले और तिजोरियां खोलने में एक्सपर्ट था, लेकिन अब वो अपनी इस कला को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल नहीं करने वाला था। कुछ दिन बाद रायन ने अपनी पत्नी केट को कॉल किया, जो कि एक फीमेल डिटेक्टिव थी। रायन ने उसके सामने मिलने की इच्छा जाहिर की और वो मान भी गई। वो अपनी पत्नी और बेटी लिंडसे से 10 साल बाद मिल रहा था। कैफे में केट ने लिंडसे को दूर जाकर ऑर्डर करने को कहा ताकि वो रायन से अकेले में बात कर सके। रायन ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी, लेकिन केविन की मौत का सच अभी भी छुपाए रखा। केट ने उसे माफ कर दिया और कहा कि तुम अपनी बेटी के साथ एक पिता बनकर रह सकते हो, लेकिन मेरे पति बन के नहीं। रायन के लिए अपनी बेटी के साथ समय बिताना एक बहुत बड़ी बात थी और उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी थी कि आगे चलकर केट भी किसी न किसी दिन मान ही जाएगी। अगली सुबह फ्रैंक ने रायन को जगाया और काम पर जाने को कहा। रायन ने एक शानदार घर का ताला रिपेयर किया। वहाँ घर का मालिक गैरेट उससे मिला और बताया कि उसकी एक वर्कर अप्रैल ने उसे रायन के हुनर के बारे में बताया था। गैरेट ने रायन को एक इलीगल काम में इन्वॉल्व होने का ऑफर दिया, लेकिन रायन ने तुरंत ही मना कर दिया। काम से जब वो वापस वर्कशॉप पे लौटा तो उसने देखा कि वहाँ अप्रैल खुद उससे मिलने के लिए बैठी हुई थी। दरअसल अप्रैल केविन की बहन थी। अप्रैल ने उसे अपनी जिंदगी की परेशानियों के बारे में बताया। उसके पास पैसों की इतनी तंगी चल रही थी कि पैसे कमाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसे अब इस काली जिंदगी से बाहर निकलने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी। रायन अप्रैल की मदद करने को पूरी तरह तैयार था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मैं किसी भी तरह का गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। अप्रैल को यह सुनकर गुस्सा आया कि मेरे भाई को तो मरवा दिया तूने, अब ज्यादा सुधरने का नाटक कर रहा है। उधर फ्रैंक ने ये सब कुछ सुन लिया था। उसने रायन को सलाह दी कि वो अप्रैल की बातों में ना आए। उसने कहा कि अगर इसके भाई की मौत के लिए तो खुद को कसूरवार भी मानता है तो पैसे देने के और भी रास्ते हैं। चाहे उसे केविन की मौत का कितना भी दुख क्यों ना हो, वो गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। अगले दिन जब रायन काम पर जा रहा था तो एक पुलिस कार ने उसे रोक लिया। कार में और कोई नहीं बल्कि वही करप्ट ऑफिसर जेफरी था, जिस वजह से उसने 10 साल जेल में काटे। जेफरी ने रायन को फिर से धमकाया कि अगर उसका मुंह खुला तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जेफरी हालांकि रिटायरमेंट के करीब था, लेकिन उसके 2 जूनियर डिटेक्टिव पेरेस और जोन रायन पर नजर रखे हुए थे। जेफरी के जाने के बाद डिटेक्टिव जोन्स ने रायन को डराने के लिए उसे बुरी तरह पीटा। फिर डिटेक्टिव पेरेस ने रायन की गाड़ी में से कुछ ऐसे औजार निकाले जो आमतौर पर चोर दरवाजे का लॉक खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से रायन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन उनके सीनियर्स ने देखा कि इतने से सबूत की बदौलत रायन को फिर से जेल नहीं भेजा जा सकता।
इंटेरोगेशन रूम में रायन की पत्नी केट ही उससे पूछताछ कर रही थी। वो अब तक यही सोच रही थी कि रायन इस तरह के गैर कानूनी काम में क्यों फंसा है। रायन ने बताया कि ये सब जेफरी का प्लान है, जो उसकी कार को सर्च कर रहा था। वो औजार मेरे नहीं थे, फ्रैंक के थे। जब मुझे ये गाड़ी मिली तब से इसमें मौजूद हैं। कुछ देर बाद उनके सीनियर ऑफिसर्स ने आकर रायन को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन उसे ये बात समझाई गई कि बिना लाइसेंस के लॉकस्मिथ का काम करना बिल्कुल इलीगल है। रायन को कहा गया कि अपना लाइसेंस रिन्यू करने के बाद ही काम शुरू करे। वहीं पुलिस स्टेशन में जेफरी की रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी और उसने केट को अपने ऑफिस बुलाया, उसे एक ग्लास वाइन दी और कहा कि केट को डिपार्टमेंट हेड बनना चाहिए। जेफरी चाहता था कि केट बाकी 2 जूनियर्स की तरह रायन पर नजर रखे, ताकि रायन को सच सामने लाने से रोका जा सके। दूसरी ओर रायन अपनी ताले खोलने की स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहा था और ये साफ था कि वो अब भी इसमें माहिर है। तभी उसे केट का कॉल आया। केट ने उसे अपनी बेटी लिंडसे को स्कूल से वापस लाने को कहा, क्योंकि उसे एक जरूरी जगह जाना था। रायन अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, इसीलिए वो बिना देरी किए स्कूल पहुंच गया। उसने लिंडसे को वहां से पिक किया और फिर उसके साथ पार्क में बैठकर लंच किया। बातों बातों में लिंडसे ने रायन से उसके काम के बारे में पूछा और कहा कि वो एक बार उसे कोई लॉक खोल के दिखाए। उसकी बेटी ने शायद पहली बार उससे कुछ मांगा था। रायन उसे अपनी वर्कशॉप ले गया और ताले खोलने की कुछ ट्रिक्स दिखाई। हैरानी की बात ये थी कि लिंडसे पहली ही बार में ताला खोलने में कामयाब हो गई। शाम को रायन ने लिंडसे को पार्टी में छोड़ा, जहां केट भी थी। वो पार्टी दरअसल जेफरी की रिटायरमेंट पार्टी थी, जहां केट ने उसे बताया कि अब वो डिपार्टमेंट हेड बन गई है। थोड़ी देर बाद जेफरी आया और रायन को फिर से धमकाने लग गया। रायन ने पलटकर कुछ कहा नहीं, अपनी कार का दरवाजा बंद किया और वहां से निकल गया। वर्कशॉप वापस आने पर अप्रैल वहां उसका इंतजार कर रही थी। मौका मिलते ही वो फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा खोल के बैठ गई। दरअसल उसका बॉस जैरेट एक अमीर रियल एस्टेट बिल्डर था, जो उसे अपने बिजनेस के लिए कुछ भी करने को मजबूर करता था। अप्रैल ने रायन को अपने निशान दिखाए, जो कि एक गुस्सैल कस्टमर ने उसे दिए थे। वो तो भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर डील खराब हुई तो उसे फिर किसी खतरनाक आदमी के पास भेज दिया जाएगा। उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे अपनी जिंदगी बदलने के लिए। रायन को अप्रैल की परेशानियां देखकर बहुत दुख हुआ और आखिरकार वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। अगले दिन अप्रैल ने रायन को जैरेट के उस घर की लोकेशन बताई जहां कल रात को पार्टी होगी। रायन को बस जैरेट के ऑफिस में घुसकर पैसे निकालने थे। पुलिस स्टेशन में केट, जो कि अब डिपार्टमेंट हेड बन चुकी थी, एस्कॉर्ट्स के केस की फाइल देख रही थी, जिसे सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया था। उसने हिसाब लगाया कि जेफरी ने जानबूझकर इस केस को दबाए रखा था। शाम को जैरेट की पार्टी शुरू हुई। खास मेहमानों में बिजनेसमैन, सरकारी अफसर और कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे। रायन मास्क पहनकर छुपते छुपाते अंदर पहुंच गया। अप्रैल ने भी रायन को देख लिया था, इसलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझकर एक वेटर से टकरा गई। सबका ध्यान अप्रैल की तरफ चला गया और रायन ऑफिस की ओर बढ़ गया, लेकिन जेफरी भी इस पार्टी में मौजूद था और उसकी नजर रायन पर पड़ चुकी थी। रायन को ऑफिस में एक बैग मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। यहाँ तो उसे तिजोरी तोड़ने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ जेफरी पहले ही पहुंच चुका था। एक दूसरे को देखते ही उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और मौका मिलते ही रायन ने उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन वो गोली चला नहीं सकता था, क्योंकि आवाज सुनते ही पार्टी में मौजूद बाकी पुलिस वाले आ जाएंगे। इस वक्त जेफरी को मारने का मतलब था जेल वापस जाना। रायन बैग लेकर वहां से भाग गया, लेकिन कुछ गार्ड्स ने उसे रोक लिया, जिसके बाद रायन अप्रैल के सर पर बंदूक रखकर पार्टी से निकल गया। जब वो दरवाजे तक पहुंचा तो उसने अप्रैल को आगे धकेल दिया और खुद दीवार के ऊपर से कूद गया। प्लान कामयाब हुआ और रायन बच निकला। अब जैरेट को जेफरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पार्टी में सिक्योरिटी देखने के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर भी वो चोरी को रोक नहीं पाया। जेफरी ने ठान लिया कि वो चोर को ढूंढकर सारे पैसे वापस लाकर रहेगा। वर्कशॉप में रायन ने सारा पैसा फ्रैंक की तिजोरी में छुपा दिया। उसने अप्रैल को फोन किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। अब रायन को अप्रैल की चिंता हो रही थी, तो उसने सोचा कि उसके घर जाकर चेक कर लेता हूँ। लेकिन अप्रैल के घर में सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा फूटा पड़ा था और साथ ही अप्रैल भी गायब थी। रायन को लग रहा था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। उधर केट के घर तानिया नाम की एक औरत आई, जो अप्रैल के साथ काम करती थी। उसने एक पेन ड्राइव दी जिसमें जैरेट के गुनाहों के सबूत थे।
कुछ ऐसी फोटोज वीडियोस जिनसे ये साबित होता था कि जेफरी, पेरेज और जोन्स ये तीनों भी इसमें शामिल थे। फ्रैंक अपनी तिजोरी में मौजूद सारा पैसा देख चुका था, इसीलिए जैसे ही रायन वापस आया तो फ्रैंक बहुत गुस्से में था। रायन ने उसे समझाने की कोशिश की कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो अप्रैल का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को उसका गुनहगार मानता था कि मेरी वजह से ही इसका भाई मारा गया, तभी ये आज इस हालत में है। फ्रैंक ने उसे अप्रैल की जिंदगी में दखलंदाजी करने से मना किया और कहा कि उसे केट को सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन रायन ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसे डर था कि जेफरी उसकी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पुलिस स्टेशन में वो काम करती है वहाँ भी जेफरी के लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद जब रायन बैग में पैसे भर रहा था तो उसके पास केट आ गई। रायन ने जल्दी से बैग छुपा दिया। केट रायन से अप्रैल की सच्चाई जानने आई थी और वो ये भी जानना चाहती थी कि आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था, रायन जेल क्यों गया। रायन सच बताना चाहता था, लेकिन ऐन मौके पर वो रुक गया और उसने फिर से सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने अप्रैल के बारे में भी कुछ खास नहीं बताया। उधर ऑफिस में केट ने सारे सबूत एक एनवेलप में जमा करके अपने सीनियर्स को दे दिए, लेकिन उन्होंने हिसाब लगाया कि इतना काफी नहीं होगा। अगर वो इन करप्ट पुलिस वालों को सजा दिलाना चाहते हैं तो एक गवाह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टिमी खुद एक एस्कॉर्ट थी, इसलिए कोर्ट में कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए केट को कुछ भी करके एक गवाह ढूंढना होगा। उसी रात रायन फिर से जैरेड के घर गया। वो गार्ड से छुपते छुपाते अंदर पहुंच गया। रायन ने जैरेड को ऑफर दिया कि अगर जैरेड अप्रैल को छोड़ देगा तो रायन उसे चोरी किया हुआ पूरा पैसा वापस लौटा देगा। जैरेड ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता अप्रैल कहाँ है, लेकिन रायन को यकीन था कि जैरेड ने ही अप्रैल को छुपा रखा है। उनकी बातें जल्द ही लड़ाई में बदल गई और जैरेड ने अचानक से रायन पर हमला कर दिया। पर रायन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने जैरेड को बहुत पीटा और उसका सर पानी में डुबोकर उससे पूछने लगा कि बता अप्रैल कहाँ है। आखिरकार जैरेड ने बता ही दिया कि अप्रैल जेफरी के पास है। ये सुनते ही रायन अप्रैल को बचाने निकल पड़ा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेफरी और अप्रैल तो गाड़ी में ही बैठे हुए थे और वो रायन को वहां से निकलते हुए देख रहे थे। असल में अप्रैल और जेफरी ने मिल के रायन को फंसाने का प्लान बनाया था। अप्रैल का मदद मांगना, अपनी परेशानियां बताना सब कुछ झूठ था, ताकि रायन फिर से चोरी करने को राजी हो जाए। दरअसल वो अपने भाई केविन की मौत का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसका गुनहगार रायन है, जबकि असलियत में जिसके साथ मिलकर वो काम कर रही थी उसने उसके भाई को मारा था। बाद में जेफरी ग्लव्स पहनकर जैरेड को मारने के लिए उसके घर में गया, ताकि उसके खून का इल्जाम रायन पर लग जाए। रायन वापस वर्कशॉप आया और फ्रैंक को बताया कि जैरेड को अप्रैल की लोकेशन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि असली किडनैपर तो जेफरी है। फ्रैंक ने रायन को सलाह दी कि ये सारा पैसा केट को दे दे। वो थाने की इंचार्ज है, वो लीगल तरीके से ढूंढ लेगी अप्रैल को। लेकिन अब रायन के उठाए कदमों ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया था और बिना कानूनी मदद के उसका जेल जाना लगभग तय ही था। थोड़ी देर बाद केट लिंडसे के साथ वर्कशॉप आई। उसने रायन को बताया कि उसे जेफरी की सच्चाई पता चल चुकी है। ये सुनने के बाद रायन ने भी उसे सच बता दिया कि उस रात केविन बिना हथियार के था और जेफरी ने जानबूझकर उसे मारा। रायन सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा, क्योंकि जेफरी ने केट और लिंडसे को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। सब कुछ जानने के बाद अब केट अपने पति को अकेले इस मुश्किल में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने रायन से पूरे पैसे लौटाने को कहा, ताकि सब कुछ कानूनी तरीके से निपटाया जा सके। रायन वर्कशॉप में फ्रैंक के साथ ही रहा, क्योंकि उसे लिंडसे का ध्यान रखना था। इसी बीच जेफरी के आदमी डिटेक्टिव पेरेज और जोन्स अपने सीनियर के ऑफिस में घुस गए, जहां उन्हें वो पेन ड्राइव मिली जिसमें उनके खिलाफ सारे सबूत थे। अगर ये सब कुछ कोर्ट पहुंच गया तो उनके लिए बहुत बुरा होने वाला था। दूसरी ओर जेफरी और अप्रैल ने एक होटल में चेक इन किया। तभी जेफरी को जोन्स का कॉल आया। जोन्स ने उसे पूरी सिचुएशन के बारे में बताया कि कैसे उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं और ये पेन ड्राइव उनके सीनियर्स को केट ने दी थी। ये खबर सुनकर जेफरी गुस्से से पागल हो गया। वो तीनों प्लान बनाने लगे कि केट, रायन और जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, उन सबको मारकर पैसा लेके शहर से भाग जाएंगे। जेफरी के इरादे सुनकर अप्रैल को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। उसे सिर्फ रायन से बदला लेना था, किसी और बेगुनाह की जान नहीं। अब उसने सोच लिया था कि वो इन करप्ट पुलिस वालों का साथ नहीं देगी। उसने जल्दी से रायन को फोन करके बताया कि ये लोग तुम्हें और केट को मारने की बात कर रहे हैं, जल्दी से वहां से निकल जाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
पेरेज रायन के ठिकाने तक पहुंच चुका था और उसने रायन को देखते ही उसकी लात में गोली मार दी। तभी पीछे से फ्रैंक ने उन दोनों ऑफिसर्स पर गोलियां चलाई और जोन्स को गोली लग गई, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने साथी की मौत से गुस्साए पेरेज ने फ्रैंक को भी गोली मार दी। इसके बाद पेरेज ने लिंडसे पर बंदूक तानकर रायन को सारा पैसा देने को कहा, लेकिन पैसे तो केट पहले ही लेकर जा चुकी थी। रायन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय पेरेज को समझाने के। उसने ऐसा ही किया और अपना हथियार नीचे रख दिया। उधर केट को अपनी गाड़ी में शूटिंग की खबर सुनाई दी। खबर सुनते ही उसने अपनी गाड़ी वर्कशॉप की तरफ घुमा दी, लेकिन उसे आने में देर हो गई थी। पेरेज लिंडसे को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। थोड़ी देर बाद जेफरी ने रायन को कॉल किया और उसकी बेटी के बदले में पैसों की डिमांड की। इस बार रायन ने केट से मदद मांगी। उन्होंने प्लान बनाया कि केट लिंडसे को बचाने पर ध्यान देगी और रायन सीधे तौर पर सारा पैसा जेफरी को पकड़ा देगा। पेरेज ने होटल रूम में पहुंचकर लिंडसे को एक टेबल के साथ हथकड़ी से बांध दिया। उधर रायन जेफरी से मिला। दोनों बंदूक लेकर आमने सामने खड़े थे। जेफरी ने उसे अपनी बंदूक दिखाते हुए पैसों की डिमांड की। रायन चाहता था कि केट को अपना काम करने के लिए थोड़ा और समय मिल जाए, इसी वजह से वो वहाँ पर थोड़ा टाइम पास करने लगा। उसने कहा कि पहले मैं लिंडसे को देखना चाहता हूँ, लेकिन जेफरी ने इसके लिए मना कर दिया और उसने रायन को अपनी बंदूक दूर फेंकने को कहा। उधर लिंडसे अपनी हथकड़ी खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी और अपने पिता के सिखाए हुए तरीकों का इस्तेमाल करके वो आजाद भी हो गई। इसके बाद वो चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई, लेकिन तभी पेरेज ने उसे देख लिया और उसके पीछे भागा। एन मौके पर केट भी वहां पहुंच गई और उसने मौका मिलते ही पेरेज को गोली मार दी। उसने लिंडसे को गाड़ी में बैठाकर कहा कि मेरे या अपने पापा के अलावा किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना। वहीं मीटिंग पॉइंट पर रायन अपनी बंदूक दूर फेंक के सरेंडर कर चुका था। जेफरी सिर्फ पैसे लेकर जाने के मूड में नहीं था, वो रायन को मारने ही वाला था कि तभी अप्रैल वहां आ गई और उसने रायन की फेंकी हुई गन से जेफरी को गोली मार दी। लेकिन अप्रैल के मन में अभी भी रायन के लिए बहुत नफरत थी। वो रायन पर गोली चलाने ही वाली थी कि तभी केट वहां पहुंच गई और उसने अप्रैल को पूरी सच्चाई बताई। अप्रैल को इस बात का गुस्सा था कि अगर उस दिन रायन केविन को चोरी करने के लिए ना बुलाता तो आज उसका भाई जिंदा होता और उनकी जिंदगी कुछ और ही होती। रायन ने भी अपनी इस गलती को माना। केविन उसका भी बहुत अच्छा दोस्त था और उसे बहुत दुख था केविन की मौत का। रायन को इतना पछताते हुए देखकर अप्रैल का दिल पिघल गया और उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी। खैर जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई और अप्रैल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ रायन की हर तरफ वाहवाही हो रही थी क्योंकि उसने करप्ट पुलिस वालों के गुट का पर्दाफाश कर दिया था। अगले दिन केट को उसकी बहादुरी के लिए प्रमोट करके लेफ्टिनेंट बना दिया गया। आखिरकार 10 साल की जुदाई के बाद अब रायन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।